वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, विच इज रियल एस्टेट ऑफ गुड़गांव। आज मेरे साथ मेरे फ्रेंड शुभम है, जो रियल एस्टेट को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। आज हम शुभम के एक्सपीरियंसेस से जानेंगे इनसाइट्स अबाउट द रियल एस्टेट मार्केट और क्या आपको 2026 में रियल एस्टेट में इंटरेस्ट शो करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल शुभम, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी पीयूष। बस यार, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए। तो शुभम भाई, सबसे पहले तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए, वो लोग जो आपको जानते नहीं है, उनके लिए इंट्रोडक्शन हो जाए प्लीज। हाँ, तो हेलो फ्रेंड्स, एज ही इंट्रोड्यूस मी, माय नेम इज शुभम एंड समथिंग अबाउट माई सेल्फ। तो दोस्तों, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड रहा है। मैंने अराउंड 4.5 ईयर्स फाइनेंस इंडस्ट्री को दिया है एंड उसमें मैंने डिफरेंट जॉब्स किए हैं। बीच में मैंने बैंकिंग में किया है, मॉर्गेज में किया है एंड आफ्टर वर्किंग फॉर 4.5 ईयर्स इन फाइनेंस इंडस्ट्री आई रियलाइज्ड कि यार आई वाज नॉट मेंट फॉर दिस। देन आई took a leap of faith and I switched to a different career path. ठीक है। And right now I'm working in social media marketing. अच्छा, and currently I am working as a media strategy. अरे नाइस यार, नाइस नाइस। ठीक है यार, तो शुभम भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी ऑडियंस को ये बताएं कि क्यों हमें लगता है कि आप एक राइट पर्सन हो टू टॉक अबाउट रियल एस्टेट। कैसे आपका रियल एस्टेट में इंटरेस्ट आया और क्या आपको ऐसा पता है अबाउट रियल एस्टेट जो मेजॉरिटी लोगों को यहाँ पे नहीं पता। सो अबाउट रियल एस्टेट, जब से मैं गुड़गांव में आया हूँ, मैंने गुड़गांव को बहुत ग्रो होते हुए देखा है। ठीक है। क्योंकि एज पीपल नो अबाउट गुड़गांव, अर्लियर गुड़गांव एक ऐसा शहर था जिसको दिल्ली को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। कि दिल्ली में जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई थी तो सरकार ने सोचा कि हम क्यों ना एक ऐसा एरिया बनाए जहाँ पे पॉपुलेशन शिफ्ट हो सके। तो तब गुड़गांव का जन्म हुआ था। ठीक है जी। और उस टाइम पे गुड़गांव को कोई पहचानता नहीं था। उस टाइम पे गुड़गांव में बहुत क्राइम था और सेफ्टी इश्यूज थे, तो उस टाइम पे कोई गुड़गांव आना भी नहीं चाहता था। ठीक है भाई। तो उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ। हम सब ने देखा उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। आपका मारुति आया, उन्होंने अपने प्लांट लगाया गुड़गांव में और मानेसर में। फिर आपका DLF आया, उन्होंने साइबर हब बनाया और डिफरेंट सोसाइटीज़ बनाई गुड़गांव में। तो उस टाइम पे एक्चुअली मैं यहाँ पे नहीं था, मैं तब जम्मू में रहता था। मेरे पापा की पोस्टिंग वहाँ पे थी। बट आफ्टर सम टाइम इन 2012 आई शिफ्टेड टू गुड़गांव। ठीक है। मैंने गुड़गांव को अपने आंखों के सामने ग्रो होते हुए देखा है। अच्छा, एंड आई थिंक 2012 वाज द ईयर जब एक्चुअली गुड़गांव में सेटलमेंट बहुत रैपिड पेस में बढ़नी स्टार्ट हुई थी। काफी लोग आउटसाइडर्स थे जो गुड़गांव में नया नया शिफ्ट हो रहे थे बिकॉज ऑफ करियर और मे बी ड्यू टू दे वांट टू रन देयर बिजनेसेस एज वेल। तो ठीक है, उस टाइम पे मेरी फैमिली यहाँ शिफ्ट हुई तो मैंने देखा, हम यहाँ पे रहते थे, हमें अच्छा लगा। तो उस टाइम पे मेरा इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि जैसे पापा की यहाँ पे जॉब थी और पापा रिटायरमेंट के भी काफ़ी क्लोज थे। तो पापा ने सोचा कि क्यों ना यहीं पे एक प्रॉपर्टी ली जाए कि यहीं पे रिटायरमेंट हो जाएगा, यहीं पे रह लेंगे। तो उस टाइम पे फिर हम प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए निकले थे। तो इस वजह से मतलब हमारी फैमिली का भी इंटरेस्ट था प्रॉपर्टी के बारे में ढूंढना, स्टडी करना, रिसर्च करना। समझ गया। और उस टाइम से मेरा भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ गया। तब मैं छोटा था बट मेरा इंटरेस्ट तब से ही था। तो मैं गुड़गांव रियल एस्टेट भी देखता था, मैं ओवरऑल इंडिया का रियल एस्टेट भी देखता था और मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं फिर बाहर के भी रियल एस्टेट की वीडियोस देखने लग गया। अरे बेहतरीन। कि मैं US का भी रियल एस्टेट देख रहा हूँ, UK का भी देख रहा हूँ। तो उस वजह से मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था रियल एस्टेट में कि उस टाइम पे मैंने इतनी प्रॉपर्टी सर्च करी और मैंने पापा को डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के आइडियाज़ दिए। तो पापा ने भी बोला इतने तो भाई मैंने भी नहीं देखे तो फिर वही है, फिर हमने वहाँ पर एक सोसाइटी सिलेक्ट करी सेक्टर 63 में। ठीक है। फिर हमने वहीं पे इन्वेस्ट किया। हमने उस टाइम जो इन्वेस्ट किया था, जो प्रॉपर्टी 3 टाइम्स हो चुकी है वहाँ से, तो ऑफ कोर्स हमें रिटर्न भी मतलब 3x मिला है। तो आई थिंक इट वाज अ गुड इन्वेस्टमेंट। ठीक है यार, तो अब ये बताओ थोड़ा शुभम कि क्या लगता है आपको, जैसे कि 2026 कैसा रहने वाला है फॉर द रियल एस्टेट मार्केट। ठीक है। एंड स्पेसिफिकली हम लोग गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के बारे में तो डिस्कस करेंगे, बट हम लोग थोड़ी सी और मेट्रो सिटीज जैसे कि मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे या फिर चेन्नई के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। और हम लोग हाउ इज इंडियन रियल एस्टेट मार्केट कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट, जैसे कि हम न्यूयॉर्क रियल एस्टेट के बारे में बात करेंगे, हम लंदन रियल एस्टेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि 2026 में क्या ट्रेंड लगता है आपको रियल एस्टेट के लिए और क्या बायर्स को इंटरेस्ट शो करना चाहिए अभी रियल एस्टेट में, इज इट द राइट टाइम? ठीक है। सो इफ यू आर सेइंग अबाउट 2026, सो आई थिंक इस टाइम पे करंटली अगर आप सिर्फ गुड़गांव मार्केट की बात करें
तो मार्केट इज गोइंग डाउन। क्योंकि मैं आपको थोड़ा बैक स्टोरी बता देता हूँ इसके पीछे रीज़न क्या है। क्योंकि अगर आपने कोविड का एरा देखा होगा 2020 2021 में, ठीक है, उस टाइम पे क्योंकि लोगों को पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा, हेल्थ इश्यूज थे, लोगों को अपनी लाइफ का नहीं पता था, फैमिली का क्या होगा नहीं पता था। तो उस टाइम पे एक सडन डिप आया था जो कि आपका ओवरऑल आया था, बी इट योर स्टॉक मार्केट, बी इट योर रियल एस्टेट, बी इट एनीथिंग, हर जगह पे एक डिप था। तो लोग उस टाइम पे पैनिक मोमेंट में थे। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, रियल एस्टेट का प्राइस बहुत ज्यादा डिप चला गया था। ठीक है, तो लोगों ने उस टाइम पे जिसने भी इन्वेस्ट किया है कहीं पे भी, उसका पैसा आपको, मैं गुड़गांव मार्केट की बात बोलूं तो 3x से 5x आपको देखने को मिला होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3x रिटर्न्स इन 3 years, Yes. 21 से लेकर 24 तक यस 3 to 4 years में आपको मिला। जैसे आपका एग्जांपल ले लेते कमेलियास का ही, उस टाइम पे कमेलियास के फ्लैट्स आते थे अराउंड समवेयर 25 CR, एंड राइट नाउ अगर आप वही फ्लैट लेने जाएंगे तो इट विल कॉस्ट यू समवेयर बिटवीन 70 to 100 CR, दैट सेम फ्लैट। ओके, मतलब 4 times प्राइस इंक्रीज इन 4 तो years। इसमें हमने एक पैटर्न उस टाइम पे देखा है कि जो लग्जरी या फिर प्रीमियम सेगमेंट की आपकी रियल एस्टेट यूनिट्स है, प्रॉपर्टीज है, उनमें आपको एप्रिसिएशन ज्यादा देखने को मिला है। एंड मोस्टली दिस इज ट्रू इन केस ऑफ फ्लैट्स, प्लस प्लॉट भी ले सकते हैं, प्लॉट हो फ्लैट हो। बिल्डर फ्लोर थोड़ा धीरे धीरे ग्रो हुआ है, उसमें इतना ग्रोथ नहीं है बिकॉज में आपको कम्युनिटी लिविंग नहीं मिलती है। बट मेरा एक सवाल था शुभम, जैसे आप कह रहे हो कि जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज है वो जल्दी अप्रिशिएट हुई, बट हिस्टोरिकली हम लोगों ने ये देखा है कि जो छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं वो ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उनके बायर ज्यादा होते हैं। यस, दैट इज आल्सो इस केस में आप कह रहे हो कि प्रीमियम प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं, आपकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज भी अप्रिशिएट हुई है, बट प्रीमियम प्रॉपर्टी के अप्रिशिएट होने का रीजन ये है कि कोविड में लोगों ने काफी क्लोजली देखा कि आपकी हेल्थ आपके लिए कितनी मैटर करती है, आपका लाइफस्टाइल आपके लिए कितना मैटर करता है। तो लोगों ने उस टाइम पे सोचा कि अगर मेरे को अच्छे से रहना है, अच्छे से जीना है और लाइफ अनसर्टेन है, तो आप क्यों कॉम्प्रोमाइज करोगे चीजों के साथ। तो लोगों ने उस टाइम पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ठीक है, तो उस वजह से प्रीमियम प्रॉपर्टी के प्राइस कंपेयर टू अ बजट प्रॉपर्टी ज्यादा बढ़े। यस, तो लोगों ने उस टाइम पे फिर प्रीमियम को ही चुना। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज क्यों करना जब लाइफ ही अनसर्टेन है। समझ गया। तो आप बताओ 2026 में क्या रहने वाला है तो ट्रेंड? हुआ क्या, मैं उसी पे आता हूँ। तो क्योंकि उस टाइम पे डिप था, उस टाइम पे लोगों ने बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया है, इसलिए उसकी वजह से जैसे मैंने बताया आपको 3x 4x इवन 5x भी कुछ प्रॉपर्टीज गई हैं। तो इस कारण क्या हुआ कि मार्केट में एकदम से प्रॉपर्टीज के प्राइस बहुत ज्यादा बूम कर गए। ठीक है, ये मैं स्पेसिफिकली आपको दिल्ली एनसीआर या गुड़गांव की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए अभी 2025 में हमने एक पैटर्न देखा है कि लोग अभी, क्योंकि उन्होंने जो ऑफ कोर्स इतना पैसा उन्होंने रिटर्न बनाया है, तो उसको वो लिक्विडेट करना चाह रहे हैं क्योंकि वो पैसा रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में स्टक है। तो इट्स टाइम टू गेट योर प्रॉफिट आउट ऑफ योर प्रॉपर्टी। तो लोग अब कर रहे हैं पैनिक सेलिंग। और पैनिक सेलिंग में क्या होता है कि आप मतलब धड़ल्ले से अब बेच रहे हो, अब उतने बायर ही नहीं है मार्केट में, मतलब आप कह रहे हो इस टाइम पे पैनिक सेलिंग चल रही है मार्केट में। यस, क्योंकि जो प्रॉपर्टी अगर 1 CR की थी, अगर वो आज 3 या 4 CR की हो गई है, तो ऑफ कोर्स ही बात है, सेलर तो चाहेगा मैं मैक्सिमम प्राइस में बेच दूं, पर बायर तो चाहेगा ना कि मैं कम प्राइस में खरीदूं। अब बायर उतने पैसे देने को तैयार नहीं है, तो एक बबल क्रिएट हो गया मार्केट में। मतलब आपका ये मानना है कि इस टाइम पे रियल एस्टेट मार्केट स्पेसिफिकली ऑफ गुड़गांव इज इन अ बबल। यस, इट्स इन अ बबल, इट्स स्टक समवेयर कि यहाँ पे बायर खरीदने को तैयार नहीं है, पर सेलर मिल जाएगा आपको बेचता हुआ। बट अगर सेलर बेचने को मिल रहा है और बायर नहीं है, तो फिर तो डाउनवर्ड ट्रेंड ही स्टार्ट हो गया। आप कह सकते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो कितने परसेंटेज का डाउनवर्ड ट्रेंड हम समझ सकते हैं यहाँ पे? परसेंटेज वाइज मतलब जो चीज 2 करोड़ की लिस्ट हो रही है, आज उसका बायर कितने में होगा? और पहली बात तो जो सेलर है क्या वो बेचेगा? अब सेलर भी अपनी बातों पे स्टक है कि मैं कम नहीं करूंगा, बायर चाहिए मुझे सस्ते में चाहिए। बट अगर आप देखोगे समवेयर अराउंड 10-20% डेप्रिसिएशन तो आपको मिलेगा देखने को, 10-20% मिनिमम मिलेगा। और ये 10-20% 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 180 160 मिनिमम जाएगी। तो ये जो जो सेलर्स हैं जो 10% कम पे बेचने वाले हैं, क्या ये वही बायर्स हैं जिन्होंने कोविड के टाइम पे बाय करा है, या इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पीक पे ही प्रॉपर्टी बाय करा है 2 करोड़ के रेट पे? हाँ, आपको मल्टीपल टाइप ऑफ बायर्स मिलेंगे। अब जैसे गुड़गांव में आपको मैं लग्जरी सेगमेंट की बात बताता हूँ। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको DLF आर्बर का।
जो प्रॉपर्टी आपकी ऑलमोस्ट आई गेस 2024 के स्टार्टिंग में आई थी या 5 के स्टार्टिंग में आई थी, उस टाइम पे उस प्रॉपर्टी का प्राइस था अराउंड 8 CR। ठीक है। उनके वहाँ पे अराउंड 1100 समथिंग यूनिट्स थे, एंड यू विल नॉट बिलीव मी पीयूष भाई, दैट प्रॉपर्टी वाज सोल्ड ऑलमोस्ट विद इन 3 days। 25 करोड़ की 8 CR की प्रॉपर्टी, 8 CR की प्रॉपर्टी 4 BHK 40 कितने 3 days में सोल्ड आउट हो गई, एंड इट क्रिएटेड अ हिस्ट्री इन द रियल एस्टेट मार्केट ऑफ इंडिया, मेक सेंस, एंड दैट आल्सो क्रिएटेड अ बेंचमार्क। ठीक है। वहां से इतना ज्यादा हाइप हुआ प्रीमियम प्रॉपर्टीज का कि लोगों की लाइनें लग गई। सुनने में ये भी आता कि वो 1100 यूनिट लेने के लिए अराउंड 2 से 2,500 लोग लाइन में खड़े थे। बट एक बात बताओ शुभम, जैसे जैसे हम लोग जो देश की व्यथा देखते हैं कि तो ये कौन लोग हैं जो 8 करोड़ की प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हैं, और आप कह रहे हो 2200 लोग आ गए हैं। हाँ, क्या मतलब, मेरे अगर मैं मैथ देखूं तो इंडिया में टू बी इन द टॉप 0.1% आपकी वेल्थ 10 करोड़ के, मतलब मे बी आई एम रॉन्ग, मेरे फैक्ट्स गलत हो सकते हैं, बट 10 करोड़ की वेल्थ हो तो आप देश के टॉप 0.1% में आते हो, HNI कैटेगरी में आते हैं अगर आपकी वेल्थ तो NCR प्लस है। तो 10 करोड़ भी मान के चलो, बेंचमार्क लेके चलो, तो इतने लोग हैं देश में जो ये खरीद रहे हैं। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जब ये प्रॉपर्टी बिकी थी तो उस टाइम पे हमने देखा गया 3 से 4 टाइप के लोग इस प्रॉपर्टी को खरीद रहे थे। ठीक है। फर्स्टली आई मीन देयर वर दोज पीपल जो NRIs हैं, जो बाहर विदेश में काम करते हैं, उन्होंने वहां पे अच्छा खासा अर्न किया है, एंड नाउ दे वांट टू इन्वेस्ट सम मनी इन देयर नेशन, इन देयर कंट्री, मदरलैंड। तो वो लोग एक इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकेंडली हमने देखा गया दिल्ली के साउथ दिल्ली पीपल, जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, दोज पीपल वो अर्निंग अ लॉट इन करोर्स पर ईयर। सेकेंड टाइप के लोग वो थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया, एंड थर्ड टाइप के लोग थे जो कि बहुत कॉमन है, सीजनल इन्वेस्टर्स। अब सीजनल इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जो जिनके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, एंड दे जस्ट इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज बिकॉज दैट इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। मतलब इन अ वे दे आर फ्लिपिंग प्रॉपर्टीज। यस, दे आर फ्लिपिंग प्रॉपर्टीज, जो इनिशियली इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर बाद में मिड ऑफ द वे प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन में थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके सोल्ड आउट कर देते हैं। इस टाइप के लोग थे। अगर आप एंड यूजर की बात करें, सो वो सेगमेंट बहुत कम था, एंड यूजर बहुत कम लोगों ने लिया है, क्योंकि आपको भी पता है 8 करोड़ हर किसी के बजट में नहीं आता है। हाँ, मतलब 8 करोड़ तो काफी बड़ा नंबर हो गया। तो मोस्टली अगर आप देखोगे तो आप यही पाओगे कि मोस्टली दोज पीपल वर इन्वेस्टर्स, समझ गया, जिन्होंने ऐसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया है। क्योंकि अब कॉमन पीपल के हाथों से तो गुड़गांव रियल एस्टेट निकलता जा रहा है। अगर आप आज भी न्यू कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी विद इन गुड़गांव के पेरीमीटर में देखेंगे तो 3 BHK आपको मिनिमम, अगर मैं अच्छी सोसाइटी बोलूँ, थोड़ी बहुत भी लग्जरी या प्रीमियम हो, 4 से 5 CR इट विल कॉस्ट यू। अच्छा, बट शुभम भाई एक बात बताओ मेरे को आप, जैसे फॉर एग्जांपल जो मतलब जैसे हम लोग जिन टाइप के लोगों से मिलते हैं या हमारे ऑफिस में भी जो लोग काम करते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर किसी इंसान की 25 लाख रुपए की सैलरी है, ठीक है, तो 25 लाख रुपए की सैलरी में मेरे ख्याल से 1.5 लाख रुपए के अराउंड इन हैंड आता है उसको। ठीक है, और मैं मान के चलता हूँ उसकी जो स्पाउस है वो भी इतना ही अर्न करती है। ठीक है, एंड ये लोग देखा जाए तो देश के टॉप 1% में आ रहे हैं। ठीक है, इनकम वाइज। अब 3 लाख रुपए इनकी टेक होम पे है। क्या ये लोग भी अफोर्ड कर पाएंगे 5 करोड़ का अपार्टमेंट? क्योंकि मतलब अगर मैं मान के चलो, आप कह रहे हो कि 4 से 5 करोड़ का अपार्टमेंट है, तो मैं सोचूं कि अगर 4 करोड़ का भी इंसान लोन ले तो 80,000 रुपए करोड़ की EMI बनती है 20 साल के लोन की। तो 4 करोड़ के लोन की तो 3,20,000 रुपए EMI बन गई, जो कि इनकी टेक होम से भी ज्यादा है। तो क्या आज के जमाने में हम जैसे नौकरी पेशे वाले लोग जो कि कहने को अच्छा कमा रहे हैं, क्या हम लोग गुड़गांव में प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकते? अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे कि मेरा क्या टेक रहेगा इस पे, सो आई विल सजेस्ट कि आप अवॉइड कर सकते हैं 4 से 5 CR का प्रॉपर्टी गुड़गांव में लेना। आपको मैं ऑल्टरनेट ये बोल सकता हूं कि आप अपने जहां से आप बिलोंग करते हैं, या तो आप वहां पे प्लॉट खरीद लीजिए। बट जैसे अगर कोई, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ समवन इज फ्रॉम लेट्स से रिमोट टाउन इन यूपी, कोई झांसी से, मतलब दो झांसी नॉट अ रिमोट टाउन बट झांसी से एग्जांपल के तौर पे, तो झांसी में क्या प्रॉपर्टी का प्राइस रहता होगा?
अगर मैं वहां पे 100 गज का प्लॉट खरीदूं तो मेरे को, और पहली बात तो क्या वहां पे इन्वेस्ट करना सेंस ही बनाता है, क्योंकि जितना देश में अर्बनाइजेशन हो रहा है सब छोटे शहरों से भाग भाग के गुड़गांव में आ रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये सारे 4-5 छोड़ के अपार्टमेंट से सब बिक तो रही हैं, तो हाँ, कहीं ना कहीं से तो बायर आ ही रहा है, हाँ, है। और इनमें से ऐसा तो है नहीं कि सारे इन्वेस्टर्स हैं, एंड यूजर भी है, क्योंकि प्रॉपर्टियां भरी पड़ी हैं। तो क्या मतलब, पहले तो ये बताओ कि क्या इज इट इवन मेकिंग सेंस कि मैं किसी टीयर 2 टीयर 3 में इन्वेस्ट करूं और ये उम्मीद करूं कि मेरा पैसा अप्रिशिएट होएगा, जबकि मैं देख रहा हूं कि वहां से तो लोग खुद ही निकल के शहर गुड़गांव या नोएडा जैसे शहरों में जा रहे हैं। तो क्या वहां पे इन्वेस्ट करना वर्थ इट भी है? हाँ, तो इसमें मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं। जैसे फर्स्टली एक सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर आप चाहते हो कि आप अपने जहाँ से आप बिलोंग करते हो, जिस स्टेट से, वहां पे आप सेटल नहीं होना चाहते हो, ठीक है, तो उस केस में आप गुड़गांव में बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपने सोच ही लिया कि मेरी जॉब यहाँ रहेगी, मेरा फ्यूचर यहाँ रहेगा, अगर मैं शादी के बाद मेरे बच्चे यहाँ रहेंगे, स्कूलिंग उनकी एक अच्छे जगह से हो, और आप चाहते ही हो कि मेरे को यहीं सेटल होना, देन यू कैन ऑफ कोर्स इन्वेस्ट। क्योंकि हाँ, लोग एंड यूजर्स भी इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टर्स ही कर रहे हैं। अब जिसको रहना ही यहीं है वो तो यहाँ इन्वेस्ट करेगा ही। बट अगर आपको लगता है कि आप फ्यूचर में मे बी आफ्टर रिटायरमेंट आप अपने होम टाउन जा सकते हो, तो सो इन दैट केस आई कैन से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि मेरा कहने का ये रीजन था कि आपकी जो प्लॉट की वैल्यू रहेगी वो हमेशा आपके फ्लैट हो या आपका बिल्डर फ्लोर हो, उससे ज्यादा एप्रिशिएट करेगी ही करेगी। नहीं, बट मेरा और मेरे ख्याल से मेरे जैसे बहुत सारे व्यूअर्स का जो शुभम भाई ये रहेगा क्वेश्चन कि चलो हम अपने वापस उसी वाले सिनेरियो पे आते हैं। नॉर्मल वैसा एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर आप 5 CR का फ्लैट ले रहे हो, तो देखो ऑफ कोर्स ही बात है, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। अब कहने को तो 5 करोड़ का फ्लैट 50 का भी हो सकता है या 5 का 10 का भी हो सकता है, बट ऐसा मुझे लगता है कि 5 CR का फ्लैट मैक्स टू मैक्स 10 CR हो जाएगा। नहीं तो ठीक है यार शुभम भाई, वो तो इट मेक सेंस। बाकी ये बताओ कि गुड़गांव रियल एस्टेट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट के पर्पस से ढूंढ रहा है तो ही और शी शुड बाय अ कमर्शियल और अ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, रेजिडेंशियल कोई स्पेस या फिर कोई कमर्शियल स्पेस? देखो पीयूष भाई, अब यहाँ पर भी अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, यहाँ पे भी 2 टाइप के लोग आ जाते हैं। ठीक है भाई। पहला, जैसा मैंने बोला था, एक सीजनल इन्वेस्टर्स होते हैं। जनरली वो लोग पसंद करते हैं रेसिडेंशियल में इन्वेस्ट करना या कमर्शियल में इन्वेस्ट करना। पर हम जैसा आम आदमी, हाँ मतलब ये जो पॉडकास्ट है ये आम आदमी देख रहा है, तो आम आदमी के लिए बात करते हैं। आम आदमी हाँ, रियल एस्टेट अगर खरीदना चाहता है देन ओनली गो फॉर रेसिडेंशियल। अच्छा, रियल एस्टेट एवर गो फॉर कमर्शियल। ऐसा क्यों? कमर्शियल में प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है एक अच्छा लोकेशन ढूंढने की। आपने अगर गुड़गांव में भी देखा होगा, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन पे भी कमर्शियल हैं, पर आज उनके अंदर दुकानें नहीं है। अब मैं आपको इसका अगर एग्जांपल मतलब भी, उनके अंदर दुकानें हैं बट चढ़ी नहीं हुई है। हाँ, मतलब नहीं है, लोग ना रेंट पे ले रहे हैं दुकान, ना खरीदने को तैयार है। तो उसका रीजन क्या है? जब इतनी प्राइम लोकेटेड जगह पे कोई कमर्शियल स्पेस है, जैसे फॉर एग्जांपल एक जो मेरे को ऐसा लगता है एक ऐसी जगह है पालम विहार में, एक अंसल प्लाजा करके है। हाँ, तो वो मुझे लगता है आज के टाइम पे गोस्ट मॉल बन चुका है। गोस्ट मॉल वही होगा जिसकी 50% ज्यादा दुकानें खाली हैं। आपको मैं आपको एक छोटा सा इंसाइट देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कमर्शियल में रेंटल यील्ड आपकी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। अगर आपको रेसिडेंशियल में इंडिया जैसी मार्केट में 2 से 2.5% रेंट मतलब मिल रहा है रिटर्न, तो आपको कमर्शियल में वही 8 से 10% मिलेगा। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जो आपका कमर्शियल का ओनर है, अगर आपने लिया हुआ है रेंट पे कमर्शियल, तो वो हर साल आपका इतना ज्यादा रेंट बढ़ा देता है कि कंपनीज या जो भी शॉप में रेंट पे ले रहा है वो आपका अफोर्ड ही नहीं कर पाता। उसका इतना बिक्री नहीं है, सेल नहीं है कि वो उस रेंट को अफोर्ड कर सके, इसलिए वो धीरे धीरे सब वेकेंट कर देते हैं। समझ गया। और जो सेलर है वो रेंट कम नहीं करता? नहीं, वो स्टक रहता है। और कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन जनरल मैं वही बोलूंगा, लोकेशन अगर अच्छी होगी तो ही बाय करें। ऐसी एरी गैरी लोकेशन पे अगर आप कमर्शियल बाय करेंगे तो नहीं चलता, बिकता भी नहीं है वो। रेंटल यील्ड तो आप छोड़ दो, आप जिस प्राइस पे खरीदे हो ना उस प्राइस पे बेच नहीं पाओगे आप। ये हालत है कमर्शियल की आज। तो लोकेशन इज द एंड यूजर के लिए, आपके मेरे जैसे नौकरी पेशे वाले इंसान के लिए रेजिडेंशियल ही लो, कमर्शियल आपके हिसाब से अवॉइड करो। आप रेसिडेंशियल लो, रेसिडेंशियल नहीं ले सकते तो कमर्शियल तो लेना मत, रेसिडेंशियल भी मत लो अगर पैसे नहीं है उतने। बैठ जाओ, वो पैसा एफडी में लगा दो।
समझ गया, पर कमर्शियल में मत लगाओ। समझ गया। अच्छा ये बताओ, रियल एस्टेट में ऐसा कौन सा ट्रेंड है जो लोग ओवरलुक कर जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, दिखता सबको बट लोग ओवरलुक करते हैं? अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि ओवरलुक कर जाता, तो मैंने बहुत बार देखा है लोग हाइप पे बहुत चल जाते हैं कि काफ़ी, अगर किसी प्रोजेक्ट का हाइप हो गया है कि उसकी मान लो कोई कंपनी है, वो ज़ोरों शोरों से मार्केटिंग कर रहा है, बहुत मार्केटिंग कर रहा है, हवा फैला देता है कि भाई हमारा तो ये है वो है, और लोग उस चक्कर में घुस जाते हैं। जैसे मेरे दिमाग में अभी एक रिसेंटली केस आ रहा है गुड़गांव का ही, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस प्रोजेक्ट का, बट अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आपका जो ये दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे है, उस रास्ते में एक कमर्शियल है गुड़गांव में, जो कि बहुत फेमस कमर्शियल है। और मैं अगर थोड़ा दोस्तों को हिंट देना चाहूँ तो उस जगह में लोग खाने पीने के लिए जाते हैं बहुत। अच्छा। हाँ, और उसके आसपास गाड़ियों के शोरूम भी है। उसके नाम में नंबर भी आता है। आई थिंक आपके दर्शक अब तो समझ गए होंगे। तो उस कमर्शियल का बहुत अरे क्या वो स्टार्ट भी एम से होता है, एंड भी एम पे होता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं एम से नहीं होता है वो। उसकी कहानी फिर कभी। बट हाँ, जो ये है कि उस कमर्शियल का बहुत एडवर्टाइजमेंट हुआ था, मतलब एक्चुअली वो एक कमर्शियल है जो चल रहा है बहुत टाइम से, और उसमें कुछ फ्यूचर मतलब कुछ थे इनके पास बेचने के लिए यूनिट्स, तो उसका उन्होंने बहुत एडवर्टाइज किया, बहुत हवा क्रिएट किया मार्केट में, लोग एकदम पागल से ही हो गए थे उसको देख के। तो लोगों ने उसमें बहुत अपना पैसा लगाया, क्योंकि उन्होंने कुछ वादे भी किए थे कि आपको बहुत अच्छा रेंटल यील्ड मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, जो कि एंड में अभी देखा गया सारे फॉल्स क्लेम्स थे। एंड ना ही उनको वो रिटर्न मिल पा रहा है, बल्कि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि एक यूनिट 2-3 लोगों को बेच दी गई है। मतलब पेपर्स में भी कुछ थी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज। तो चीजें हैं, मतलब नामी भी बिल्डर आपके साथ कर सकता है ऐसी हरकतें। समझ गया। कमर्शियल में इसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं। समझ गया। रेसिडेंशियल में भी मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं देन ओनली गो फॉर ब्रांड्स विच यू नो, बी इट योर DLF और सेंट्रल पार्क, बिग बिल्डर्स, जिन्होंने अपनी हिस्ट्री में प्रूव किया है, उन्होंने प्रोजेक्ट्स टाइमली डिलीवर किए हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है। समझ जैसे कि पीयूष भाई, आपने मेरे से कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में पूछा ही नहीं। तो मैं ही बता देता हूँ आपको। नहीं यार, प्लीज हाँ व्यूअर्स को यार कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में बताओ कि किस बिल्डर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बेटर है, या फिर कैसे वो खुद एनालाइज कर पाएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पुराने जमाने में जैसे हमारे भी कभी घर बने होंगे तो वो बनते थे रेड ब्रिक से, जो कि अब आउटडेटेड हो गया, क्योंकि रेड ब्रिक में लोगों ने कॉमन ये फ्लॉ पाया कि उसमें सीलन की दिक्कत बहुत आती थी। तो वो एक बहुत बड़ा उसका ड्रॉबैक था। उसके बाद ये आपके ऐश ब्रिक्स आए, कंक्रीट ब्रिक्स आए, जो कि सीलन उनमें कम आती थी। और अब जो सब अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, वो चल रही है माइवन कंस्ट्रक्शन, जिसमें वो सोल्डरिंग टेक्निक से आपका सीमेंट से ही पूरा बिल्डिंग तैयार करते हैं। एंड मोस्टली अब सारे ब्रांड्स माइवन कंस्ट्रक्शन ही कर रहे हैं। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप नया घर लेने जा रहे हैं तो देन गो फॉर माइवन कंस्ट्रक्शन, एंड अगर वो नहीं मिल रहा है देन कंक्रीट ब्लॉक एंड देन ऐश ब्रिक, बट स्ट्रिक्टली अवॉइड रेड ब्रिक्स। मेक सेंस। वो अब चीप क्वालिटी हो गई है। समझ गए। माइवन में आपके सीलन की दिक्कत तो अगर कोई अपना घर बना रहा है जड़ से, तो उसको तब क्या यूज करना चाहिए? आप कंक्रीट ब्लॉक यूज करें, कंक्रीट ब्लॉक। बट अगर आपको पैसा बचाना है, थोड़ा आप अफोर्डेबल चाह रहे हैं, देन गो फॉर रेड ब्रिक। अगर आपका पैसे का इशू है, अगर पैसे का इशू नहीं है देन गो फॉर कंक्रीट ब्लॉक। ठीक है। अच्छा शुभम भाई, अब ये बताओ, अगले 5-10 सालों में आपको क्या लगता है कौन सी सिटी में इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद रहेगा? क्या गुड़गांव अगले 5-10 सालों के लिए इन्वेस्ट करने लायक जगह बची भी है या नहीं? और अगर गुड़गांव नहीं तो फिर कौन सी 5-10 सिटीज आप बताओगे? ठीक है, पहले मैं गुड़गांव से शुरू करता हूँ। जैसे मैंने फर्स्टली आपको बताया था कि मार्केट में सेलर्स हैं पर बायर्स बचे नहीं है, तो मैं एक बार आपको बायर्स का टेक बताता हूँ। तो वो क्यों रीजन क्या है जो बायर्स नहीं है? तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर किसी ने 1 करोड़ में घर खरीदा था कोविड में, उसका करोड़ मान लो 3 से 4 करोड़ का घर हो चुका है। ठीक है। ठीक है,
तो बट अब होगा क्या, वो तो 4x रिटर्न ले गया, 1 CR लगाया था 4 CR हो गया, ऑलमोस्ट 4x का रिटर्न है, विच इज वेरी गुड। यस। बट अब जो नया बायर है, अगर वो आज उस घर को लेगा 4 करोड़ में, मान लेता हूं मैं आपका घर 4 करोड़ से 8 करोड़ हो गया, तो पीयूष भाई आप मुझे बताओ कितना रिटर्न हुआ? 2x। तो यू सी द मैथ ओवर देयर, हाफ हो गया टेक्निकली। यस। जहां आपको पहले 4 गुना पैसा मिल रहा था, वहां आपको 2 ही गुना मिल रहा है, तो आपका 2 गुना का घाटा तो वहीं पे हो गया। तो लॉजिकली आपका यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे कोविड वाला गेन मिल जाएगा, वो तो आपको किसी भी सिनेरियो में नहीं मिलेगा, बीट गुड़गांव, बीट एनीवेयर इन इंडिया। अब वो दिन गए। हाँ, बट अगर आपको अभी भी इन्वेस्ट करना है तो गुड़गांव में आप अब न्यू गुड़गांव में जा सकते हैं, या सोना रोड या सोना पे जा सकते हैं। थोड़ा इलेबोरेट करो, न्यू गुड़गांव और सोना क्या है? जैसे न्यू गुड़गांव आपका, ये आपका अगर देखो द्वारका एक्सप्रेसवे जो क्लोवर लीफ वाला, उसके जो अपोजिट साइड में आपका न्यू गुड़गांव आएगा। बाकी SPI रोड वाला आपका सोना रोड है, और टोल क्रॉस करोगे तो सोना आ जाएगा। इसके आसपास भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं डिफरेंट कंपनीज के, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस कंपनीज के हैं। बाकी मैं वही बोलूंगा, ऑलवेज डू योर रिसर्च बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी, डोंट गो फॉर एनीवन्स एडवर्टीजमेंट एंड क्लेम्स, डू योर ओन रिसर्च और वैसे इन्वेस्ट करें। क्योंकि हाल फिलहाल में हमने बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स के भी साथ देखा है कि उन्होंने बहुत बड़े क्लेम्स किए थे। जैसे बहुत सारी हमने साइट्स पे ये देखा है कि सर्विस रोड का इशू आता है, वो बोलते हैं कि आपकी सर्विस रोड को हम जो 60 मीटर वाइड रोड की मेन रोड है उससे कनेक्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर होता नहीं है। और काफ़ी जगह ये देखा गया है कि बारिश के टाइम पे आपका जो सोसाइटी के आगे वाला रोड होता है उसमें पूरा पानी भर जाता है, फिर वो क्रॉस करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, जो कि बिल्डर कहता है मैं ठीक करके दूंगा, बट काफ़ी जगह नहीं भी होता है। ऐसी सोसाइटीज़ गुड़गांव में नामी बिल्डर्स की भी बहुत है। तो डू योर ओन रिसर्च बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी। अच्छा चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर या फिर फर्स्ट टाइम बायर जो पहली बार प्रॉपर्टी खरीद रहा है। तो क्या ऐसी गलतियां होती हैं जो फर्स्ट टाइम बायर करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए? देखिए, फर्स्ट टाइम बायर जैसे गलतियां मेन ये करता है कि जैसे आपकी कैपेबिलिटी मान लीजिए 1 CR के फ्लैट लेने की है आफ्टर टेकिंग योर लोन एंड ऑल, बट आप लालच में आके 2 CR का घर ले लेते हैं। ठीक है, चाहे आप उसके लिए पैसे फैमिली एंड फ्रेंड से जुगाड़ करें या कहीं से जुगाड़ करें, तो पहले तो जुगाड़ का सिस्टम खत्म करो। आपकी अगर हैसियत है 1 CR के घर की लेने की तो वही ले, ज्यादा ओवरस्पेंड ना करें। ठीक है। एंड सेकेंडली, अगर आपको लग रहा है कि मुझे प्रॉपर्टी ही लेनी है तभी लीजिए, वरना अगर आपका मन नहीं है तो मैं बोलूंगा आप कहीं और इन्वेस्ट कीजिए, बी इट योर म्यूचुअल फंड, स्टॉक। बट शुभम भाई एक बात बताओ, जैसे आपने तो कह दिया कि अगर किसी का 1 करोड़ का बजट है तो उसको 1 करोड़ की ही प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, 2 करोड़ की ना ले। बट यार जैसे अब कल को सब जो लोग प्रॉपर्टी बाय करते हैं सब ये सोच के करते हैं कि एक अपना रूम हो, एक बच्चों का कमरा हो, एक गेस्ट रूम हो, कभी पेरेंट्स आ रहे हैं, तो 1 करोड़ में तो मेरे को लगता नहीं गुड़गांव से शहर में 2 BHK ही मिलेगा। तो आपका ये कहने का मतलब है कि अगर किसी की जेब में 1 करोड़ रुपए से कम है या उसको 1 करोड़ का ही लोन मिल सकता है तो गुड़गांव में प्रॉपर्टी ना ही इन्वेस्ट करो, पैसे कहीं और इन्वेस्ट करो, कहीं और इन्वेस्ट। क्लियर कट यही मैसेज है हमारा। बिल्कुल, बिकॉज रीजन बीइंग, अगर आपके घर में कोई और इमरजेंसी आ गई, मान लो आपकी जॉब ही चली गई, which is very common। हाँ, आपका तो EMI कटेगा ही कटेगा। अब आपके पास तो पैसे है नहीं क्योंकि आपकी सैलरी तो आ नहीं रही है, तब आप कहाँ से दोगे वो पैसा? और अगर आप जॉब ढूंढ भी नहीं पा रहे हो, आप 1 साल बेरोजगार बैठे हो, होम लोन तो चल ही रहा है, तो आपको वो भी तो देखना है ना यार। समझ गया। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि आज अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए का लोन मिल रहा है या खुद भी बाय करना है तो 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो भैया अपना इन्वेस्टमेंट करो स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स में, प्रॉपर्टी में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, किराए भाड़े पे रहो, फ्यूचर में कभी कॉर्पस इकट्ठा हो जाए तो ले लो। हाँ, मतलब अगर आपके पास 1 करोड़ की हैसियत है 1 करोड़ का ही लो, 2 का मत लो कि मैं फ्रेंड से पैसे ले लूंगा, उससे ले लेगा, किसी तरह ले लेता हूँ कि प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लग रही है, ऐसे मत करो यार। मतलब डोंट रश इनटू थिंग्स, अपना पेशेंटली वेट करो। हाँ। अगर आपको लगता है कि अब पैसे ठीक ठाक हो गए, और ये शुभम भाई मैंने भी ऑब्जर्व करा है कि आजकल ना जो नया यूथ है, ठीक है, उन लोगों में ना प्रॉपर्टी खरीदने की बहुत ज्यादा अंदर से तड़प है, तमन्ना है। या तो उन लोगों के पेरेंट्स उनमें प्रेशर डालते हैं
या हमारा समाज ही ऐसा हो गया है? क्योंकि मेरे को याद है जब हम लोगों के पेरेंट्स ने भी प्रॉपर्टीज बाय करी है, या पहले के जमाने में भी ऐसा होता था कि इंसान अपनी रिटायरमेंट के बाद या तो घर खरीदता था, या फिर जब वो 45 या 50 इयर्स का होता था तभी बाय करता था। तो आज क्यों ये यूथ में अंदर से ये आ गया कि हमें तो पहली नौकरी लगते ही घर खरीदना है, 30 साल की उम्र में ही घर खरीदना है? ये क्या है और ये क्यों सेंटीमेंट मार्केट में बढ़ा है? जैसा पीयूष भाई मैंने आपको पहले ही बोला था, लोग आजकल का यूथ एक तो रश में रहता है। हमारे पेरेंट्स में अगर आपने देखा होगा, पुराने जमाने के लोग एक कंपनी में घुसते थे और उसी कंपनी से रिटायरमेंट लेके निकलते थे। ठीक है, 60 साल तक नौकरी करेंगे भैया, हाँ, पहली धीरे वही आपकी आखिरी कंपनी है। तो मैंने देखा पुराने जमाने के लोगों में एक वो स्थिरता थी, वो एक स्लोली कामली पेस में चलते थे, चीजों को अच्छे से मैनेज करते हुए चलते थे। पर आज के यूथ में वो चीज मिसिंग है। आज का यूथ है इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, चीजें हाइप होती हैं। आज के लोगों को हर चीज चाहिए जल्दी, क्विक। खाना चाहिए भाई स्विगी से मंगाओ 10 मिनट में, कुछ सामान चाहिए ब्लिंकिट है, जेप्टो से, हाँ भैया 5-10 मिनट में आ जाएगा। अब हमारे पेरेंट्स के टाइम पे क्या होता था, हाँ भाई मार्केट लगेगी, सब्जी मंडी जाएंगे तो लेके आएंगे, वीकेंड में ऐसे होगा। मेक सेंस। पर आज के यूथ में एक तो सोशल मीडिया है, प्लस ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। भाई आज मैंने BMW ले ली, मैंने लैम्बोर्गिनी ले ली, ये देखो मेरा होम टूर, माय न्यू होम व्हिच आई बॉट फ्रॉम यूट्यूब। तो लोग अंदर ना एक वो हो गया, स्टिग्मा फोमो ग्रेड हो गया कि भाई यार इसने कर लिया मैं भी कर लूंगा, इसने कर लिया। जबकि लोग भूल जाते हैं कि वो इस देश के 0.1% में आ रहे हैं। 90 जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जो आपका एप्पल आईफोन है, जब हम छोटे होते थे हमारी हैसियत नहीं होती थी लेने की, नहीं होती थी। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं सारे पैसे लगा के किसी तरह ले लूं। हम क्या करते थे, जब तक हमारे पास उसको लेने के लिए पैसे इकट्ठा नहीं हो जाते थे हम तब तक वो चीज नहीं लेते थे। बिल्कुल नहीं लेते थे। जहाँ वैसे मान लो 50,000 का फोन है, मेरी जेब में अगर आज 1 लाख रुपया है, तब जाके मैं कहीं सोचूंगा हाँ भाई 50,000 का फोन ले लूं। पर आज का यूथ ऐसे दिखावा में जी रहा है कि मेरे जेब में 5 रुपए पड़े हैं पर मुझे चाहिए वो फोन, चाहे मैं EMI बनवाऊं। तो ये क्या है, इसका इकलौता रीजन सोशल मीडिया ही है। सोशल मीडिया, सब दिखावे में जी रहे हैं, दिखावे की दुनिया है। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बोलूंगा, जो आप सोशल मीडिया में देखते हैं सब सच भी नहीं होता है। आप दिखावे ना जिए, हर चीज सच नहीं है जो आप देखते हैं। सही बात है। So, मेरा एक ही चीज है, डू योर रिसर्च ऑलवेज। ठीक है, चलो आज जाते जाते बात बता जाओ लोगों को फाइनल, कि क्या गुड़गांव शहर में गरीब आदमी, गरीब मतलब 50-60 लाख रुपए जिसका बजट है, उसके लिए क्या बचा ही नहीं क्या कुछ? क्या कोई अफोर्डेबल, कोई सरकार का EWS, क्या बिल्कुल ही मर गए हैं क्या सब? भाई देखो, जो उस टाइम पे अफोर्डेबल भी थे 25 लाख रुपए के, आज वो भी 75-1 करोड़ के हो गए हैं। तो अगर आपको आज के टाइम पे अफोर्डेबल ही गुड़गांव में 1 करोड़ से शुरू होता है, मैं ये बोलूंगा। अगर आप 50 लाख का बजट लेके बैठे हैं तो सर मैं आपको बोलूंगा आप छुट्टी करो, वो पैसा FD में डालो, स्टॉक्स में डालो, प्रॉपर्टी में मत घुसो। प्रॉपर्टी में मत घुसो भाई, माफ करो। अच्छा चलो आज एक और व्यूअर्स को बात बता जाओ कि जेब में कितने पैसे हो तो मार्केट में निकलो भाई गुड़गांव, और उससे अगर 1 रुपया भी कम हो तो भाई अपने घर बैठ रहो, कोई जरूरत नहीं है। भाई गुड़गांव में आपको घुसना है, आपको न्यू कंस्ट्रक्शन चाहिए, आप पुरानी प्रॉपर्टी नहीं लेना चाह रहे हैं तो नहीं, पुरानी ले लेंगे। कोई अगर पुरानी ले लेंगे तो वो तो लेगा ही ना। 2 CR is enough for 3 BHK। मतलब जेब में 2 करोड़ रुपए हो तो भैया डीलर के यहाँ जाओ, हाँ, वरना अपने चुपचाप घर में बैठे रहो और FD में पैसा लगा के रखो। अगर आप नया लेना चाह रहे हैं तो 3.5 CR for a 3 BHK, decent 3 BHK। बट चलो ठीक है, एक हमारा भाई पैसे जोड़ के लेता है 2 करोड़ का अपार्टमेंट, 1 करोड़ अपने जेब से देता है, 1 करोड़ का लोन उठाता है। तो क्या ऐसी 3 चीजें उसको कंसिडर करनी चाहिए जो वो प्रॉपर्टी उसको लेने से पहले फाइनलाइज करे? एक बार फाइनलाइज करने से पहले देखे। ठीक है, पहले तो ऑफ कोर्स आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन तो चेक करना ही है। आपको मतलब पेपर्स ऑफ कोर्स सब क्लीन होने चाहिए, वो तो आपको चेक कराना ही पड़ेगा। दूसरा वही है कि प्रॉपर्टी में अब देखो कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी रह गई है अभी, कहीं क्रैक्स वगैरह ना हो। ये तो आपने, मैं लीगल सेंस में पूछ रहा हूँ। अब पेपर्स ही हैं, आपको देखने पड़ेंगे सारे। हाँ ठीक है, ये तो बात है। अच्छा शुभम, ये बताओ आपके लिए, अगर आप अपने लिए कोई आज प्रॉपर्टी बाय करो तो आप उसमें क्या देखोगे? आप उसकी मतलब क्या चीजें आप उसमें देखना प्रेफर करोगे कि उसको बाय करने से पहले? अगर मुझे प्रॉपर्टी लेनी हो
इवन मैं बोलूँगा कि किसी को भी लेनी हो, फर्स्टली तो आप ये देखोगे कि जितनी भी आपकी मतलब एसेंशियल चीज़ें हैं, बी इट योर हॉस्पिटल, स्कूल, एयरपोर्ट, वो सब थोड़ा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो। ठीक है। सेकेंडली मैं सोसाइटी की एमिनिटीज़ देखूंगा कि वहाँ पे क्लब हाउस कैसा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, स्विमिंग पूल वगैरह, वही जिम, वो सब देखूंगा कि क्या क्वालिटी है उसकी। सेकेंडली मैं ये भी देखूंगा कि किस टाइप के लोग वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि अगर मतलब वही है कि आप उन्हीं लोगों में घुलना मिलना पसंद करते हो जो आपके लेवल जैसे हो या आपके लेवल पे हो, मेक सेंस। तो वैसे टाइप के लोग हों, थोड़ा वही है अच्छे आसपास सोसाइटी में हरियाली हो, ग्रीनरी हो, कि थोड़ा आपका ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन रहे थोड़ा। समझ गया। बस यही कुछ चीज़ें हैं। मार्केट पास में हो, एक्सेसिबल हो चीज़ें, आपकी मेन रोड आपके घर के सामने हो, सोसाइटी थोड़ी प्रीमियम हो, समझ गया। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो। मेक सेंस। अच्छा ये बताओ 2030 तक, अगले 4 से 5 सालों में इंडिया का रियल एस्टेट लैंडस्केप कैसे चेंज होएगा? क्योंकि जितना मेरे को लगता है, मैं तो पिछले 15 से 20 सालों से देख रहा हूँ, मेरे को तो इंडिया का लैंडस्केप वही का वही दिख रहा है, मेरे को तो कोई चेंज लगा नहीं। ठीक है, मतलब ठीक है हाईवेज वगैरह अच्छे हो गए हैं, बट उसके अलावा मेरे को ग्राउंड लेवल पे तो कोई इंफ्रा में डेवलपमेंट नहीं दिख रहा। तो क्या 2030 तक भी कुछ नहीं बदलाव आना? जितना मेरे को लगता है बहुत कुछ तो चेंज नहीं होगा। और जैसे हम ये देखेंगे माई वन कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अगले 5-10 साल भी आई थिंक लोग माई वन कंस्ट्रक्शन ही यूज़ करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मेरे से ये पूछे ग्रोथ कहाँ हो सकती है, तो मैं बोलूँगा कि कुछ मैं देख रहा हूँ काफ़ी ग्रोथ हो सकती है। एक मेरे को लगता है पुणे और दूसरा हैदराबाद, ये दो एक ऐसे शहर हैं जो मुझे लगता है शायद पोटेंशियल है एंड दे कुड बी नेक्स्ट गुड़गांव। ओके, यू कैन से। और नॉर्थ इंडिया में कोई और ऐसा शहर? नॉर्थ इंडिया में फरीदाबाद का क्या लगता है? फरीदाबाद तो मेरे को नहीं लगता है कुछ, नहीं इतना नहीं है। मे बी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में थोड़ा कुछ हो सकता है ग्रोथ, वहाँ भी ग्रोथ हो भी रहा है। और अभी जेवर एयरपोर्ट बना है आपका, तो वहाँ उसके आसपास के एरिया में थोड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। बाकी तो एज आई सेड हैदराबाद एंड पुणे में मुझे थोड़ा दम लगता है, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा आईटी अब शिफ्ट हो रहा है, काफ़ी बड़े ब्रांड्स अब वहाँ पे अपने मतलब कंपनी का ऑफिस खोल रहे हैं। जैसे हैदराबाद में आप देखोगे तो अमेजोन का बहुत बड़ा ऑफिस है, गूगल का एक नया ऑफिस वहाँ पे आ रहा है, वैसे पुणे में भी मल्टीपल ऑफिस खुल रहे हैं। तो जैसे गुड़गांव आपको पता होगा वो बूम इसीलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे बहुत कंपनीज, फोर्ब्स की आई थिंक 300 कंपनीज यहाँ पे हैं, आईटी कंपनीज हैं, फाइनेंशियल कंपनीज हैं। तो बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ओनली किसी भी जगह की ग्रोथ होती है। अब कहीं पे भी अगर आपका एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट हो रहा है तो वहाँ ग्रोथ होगी। गुड़गांव में एम्प्लॉयमेंट आया इसलिए ग्रोथ हुई। अब एम्प्लॉयमेंट पुणे और हैदराबाद में जा रहा है तो वो भी ग्रो करेगा। समझ गया। तो दीज कुड बी योर नेक्स्ट डेस्टिनेशंस। एंड वहाँ पे मैं इसलिए भी आपको बोलूँगा इन्वेस्ट करने के लिए, रीजन बीइंग वहाँ पे आपको आज के टाइम पे भी 1 से 1.5 CR में एक 3 BHK मिल जाएगा। वहाँ भी करोड़ से कम कुछ नहीं है। हाँ, करोड़ में भी शायद आपको मिल जाए, बट वो प्रीमियम ना हो उतनी, बट आपको एटलीस्ट गुड़गांव से तो बेटर ही मिल जाएगा वहाँ पे इस प्राइस में। गुड़गांव में एज आई सेड अर्लियर इस प्राइस में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो गो फॉर दोस्त। तो ये बताओ आज ही जनरेशन है उनके लिए फिर तो जितनी हमारी बातें हुई हैं, मुझे तो यही लग रहा है कि स्मार्टर डिसीजन इज टू रेंट। Yes, you can always go for rent till the age your income or your corpus does not get to amount that you can buy the house. Yes, of course, obviously. चलो यार, अब शुभम भाई कुछ पर्सनल इंसाइट्स लेंगे आपसे फॉर द ऑडियंस। हाँ तो चलो, हम तो शुभम भाई आपकी लाइफ का आज तक का सबसे बेस्ट रियल एस्टेट डिसीजन क्या रहा होगा? मैं तो वही बोलूँगा जो हम जब आए थे हमने जो प्रॉपर्टी हमने खुद इन्वेस्ट करी थी, इट वाज इन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। आपने कितनी की ली थी वो? तो अमाउंट तो मैं नहीं बताना चाहूँगा, बट उसके रिटर्न्स बता दो। बट मैं ये बताना चाहूँगा कि वो 3x हो चुका है। 3x हो चुका है। और in how many years? What's the time span? In almost 5-6 years you can say. ठीक है, कोई ऐसी मिस्टेक जिससे आपने सबसे ज्यादा सीखा है? मिस्टेक तो नहीं बोलूँगा मैं, बट मैं एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बोल सकता हूँ कि एक हमने प्रॉपर्टी देखी थी सेक्टर 65 में,
वो एक डेवलपर की थी, नाम उसका शायद M से शुरू होता है समझ तो गए होंगे लोग। उसकी प्रॉपर्टी का उस टाइम पे पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा था 6,000 रुपीज़। ठीक है। हमने देखा था बट हमें उस टाइम पे इतना समझ नहीं आया क्योंकि उस डेवलपर की वो पहली प्रॉपर्टी थी, तो पहली बार कोई लेके आ रहा है तो उसका पास्ट नहीं है, तो आप उसका मतलब बैक में रिसर्च क्या करोगे आप, जिसका पास्ट ही नहीं है तो आप कैसे, मतलब आप बोल नहीं सकते। तो हमने उस टाइम पे इतना नजरअंदाज कर दिया। समझ गया। बट दैट प्रॉपर्टी इज राइट नाउ currently trading at 22,000 around 22 से 25,000 पर स्क्वायर फीट। yes, oh man, almost 3 से 4x, and that property is one of the best properties in, I would say, all India, I would say. इंडिया की सबसे बेहतरीन सोसाइटीज में से एक है वो। समझ गया। so that is a missed opportunity, yeah. ठीक है यार, तो आई थिंक दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शुभम। थैंक यू पीयूष भाई फॉर हैविंग अरे यार, तो हाँ, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट एंड आपने ये पॉडकास्ट किया और हमारे व्यूअर्स को काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिली हों। मैं समझ सकता हूँ कि रियल एस्टेट इज़ अ टफ कॉन्वर्जेशन एंड इट्स अ टफ डिसीजन, क्योंकि इंसान का वो एक ऐसा डिसीजन लाइफ का विच कैन मेक और ब्रेक थिंग्स फॉर हिम। तो आई होप कि ऑडियंस को कुछ समझ आया हो, और फ्यूचर में अगर आप लोग चाहते हो हम शुभम भाई के साथ एक और पॉडकास्ट करें तो कमेंट में बताओ। बाकी अगर इस वीडियो को देख के कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं। बाकी फॉर द टाइम बीइंग थैंक यू शुभम, एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वन।